नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, स्ट्रेट टॉक के साथ हाजिर हूं। आइए शुरू करते हैं आज की बात स्ट्रेट टॉक। तो कैसे बदला लेगा ईरान? इजराइल ने राइजिंग लायन ये ऑपरेशन चलाया और ईरान के भीतर घुसकर जिस तरीके से उसने ऑपरेशन को अंजाम दिया है, कम से कम उसकी जो तमाम सैन्य लीडरशिप है उसके खात्मे का दावा किया जा रहा है। और ईरान ने भी जो है मौतों की पुष्टि की है, नए सैन्य प्रमुख की नियुक्ति भी की जा चुकी है, लेकिन साथ ही साथ ईरान ने बदला लेने की बात भी कही। ये बदला कैसा होगा? क्या ये बदला इजराइल को कमज़ोर बनाने में सफल हो जाएगा, या इजराइल ने ईरान को पूरी तरह से तबाह करने की ठानी है? और अमेरिका इन सब के बीच क्या परमाणु समझौता इसको लेकर ब्लैकमेल कर रहा है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति श्रेय लेने की भी कोशिश में हैं? और भारत के लोग, जो भारत के नागरिक इन देशों में हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार की क्या तैयारियां? कुछ सवाल हैं स्ट्रेट टॉक के। पहले अपने दर्शकों के सामने रखे, उसके बाद आज के अपने एक्सपर्ट से इस युद्ध की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं कि इजराइल और ईरान आमने सामने आ गए हैं, बदले की बात हो रही है, परमाणु ढांचे को खत्म करने का दावा इजराइल कर रहा है, और क्या ये ईरान का जो परमाणु ढांचा था ये वाकई, या फिर परमाणु हथियार बनाने की जो कोशिश थी, ये वाकई पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ था, जिससे अकेले इजराइल ने ये दावा किया है कि उसने पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं आतंक के साए में जो कैद हो सकता था उससे बचाने की कोशिश की, और वो भी अकेले दम पर। तो पूरी दुनिया को थैंक्स कहना चाहिए इजराइल का। तो कुछ सवाल और कुछ फैक्ट पहले हम अपने दर्शकों के साथ रखते हैं और उसके बाद अपने मेहमानों का स्वागत करेंगे स्ट्रेट टॉक के मंच पर। आप देखिए कि इजराइल और ईरान, ये दोनों देश सैन्य संघर्ष में जो है झोंक दिया है। इन दोनों ने खुद को मध्य पूर्व में युद्ध का विस्तार, इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल ने जिस तरीके से ऑपरेशन राइजिंग लायन का जो है सफलता पूर्वक इसे दावा किया है कि कई मौतें हुई हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए क्या वाकई खतरा था, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ट्रंप की मध्य पूर्व की रणनीति क्या फेल हो चुकी है? कुछ समय पहले ही जैसे ट्रंप गए, उन्होंने वहां पर कहीं ना कहीं मध्य पूर्व में जिस तरीके से वो ट्रेड कर आए, सीरिया के जो शासक हैं उनसे मुलाकात की, तमाम ये उनकी कोशिश थी कि मध्य पूर्व की जो स्ट्रैटेजी है ट्रंप की वो क्या है, वो ईरान के साथ भी बातचीत लगातार परमाणु समझौते पर करते रहे। लेकिन अब इजराइल ने सीधा सीधा ईरान के जो परमाणु ढांचा है उसको नुकसान पहुंचाया। और क्या ईरान के साथ आएंगे मध्य पूर्व के मुस्लिम देश, ये सवाल है। बड़ी बात ये भी है कि क्या वो ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की पाली में जाएंगे? भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर भी सवाल है, इसको भी समझेंगे कि ये परिस्थितियां वहां पर रहने वाले लाखों भारतीयों की ज़िंदगी के लिए क्या है और कैसे उनकी सुरक्षित निकासी की कोशिश की जाएगी, या कहीं ना कहीं जो है भारत सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है उस पर वो स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। फिलहाल के लिए हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं, सिद्धार्थ शर्मा जुड़ रहे हैं, जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ डॉक्टर प्रभात राय जुड़ रहे हैं, फॉरेन इश्यूज एक्सपर्ट, नीदरलैंड से जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ, और सिद्धार्थ जी बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और शुरुआत में सिद्धार्थ जी आपसे ही करना चाहूँगी। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन जिस तरीके से अंजाम दिया, कहीं ना कहीं याद दिलाता है कि जिस तरीके से इजराइल ने ऑपरेशन पेजर अटैक जो किया था, वो भी रिमार्केबल जो है एक हमला कहा जा रहा था। और अब जो उसने ये ऑपरेशन राइजिंग लायन को अंजाम दिया है, इस ऑपरेशन पर आपकी टिप्पणी, और इस वक्त जो मध्य पूर्व में हालात बने हुए ईरान और इजराइल के बीच, इस पर आपकी टिप्पणी। जी, ईरान और इजराइल का जो संघर्ष है वो अपने आप में एक नायाब कहानी है कि कैसे वैचारिक कट्टरता व्यवहारिक संघर्ष का रूप ले लेती है। जी, ईरान और इजराइल के बीच में न तो कोई सीमा है और न ही कोई जमीन का झगड़ा है। दोनों के बीच में 1000 किलोमीटर की दूरी है, फिर भी दोनों लड़ रहे हैं, क्योंकि मामला जो है वो वैचारिक कट्टरता का है। वैचारिक कट्टरता ये है कि इजराइल का मानना है कि ईरान उसके पड़ोसी हमास का समर्थक है, और ईरान का मानना है कि इजराइल और अमेरिका में जो यहूदी लॉबी है वो ईरान को हानि पहुंचाने का मन बना चुकी है। जी, तो यहाँ पर सबसे मजेदार बात यह है कि ये हुआ इसीलिए, ये जो हमला हुआ है इसने
इजराइल ने कल किया है, उसका कारण ये बना कि पिछले हफ्ते इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी नाम की एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो कि हर देश का परमाणु संयंत्र और परमाणु क्षमता का आकलन करती रहती है। उसका मानना है कि ईरान के पास अभी करीब करीब 400 से ज्यादा किलोग्राम यूरेनियम, 60% से ज्यादा क्या कहते हैं, हाई लेवल का 60% से ज्यादा एनरिचमेंट उसे कहा जाता है, मतलब उसकी वो उस संवर्धन गुणवत्ता कर का चुका उसके है। पास है, संवर्धन कर चुका है। जी। और वो अगले हो सकता है अगले कुछ महीनों के अंदर उनके पास 10 के आसपास परमाणु हथियार बनाने जितनी उनके पास परमाणु क्षमता आने की संभावना थी। जी। तो इसराइल को लगा कि शायद ईरान परमाणु संपन्न हो जाएगा, इसीलिए कल रात में उसने इस तरह का एक जबरदस्त हमला किया है। अब इसका असर ये पड़ने वाला है कि मामला केवल ईरान तक सीमित नहीं है। हमें पता है कि ईरान को रशिया भी समर्थन करता है, ईरान को बहुत हद तक चाइना भी समर्थन करता है। मैं देख रहा था कि रशिया और और मजे चाइना, की बात है पाकिस्तान भी समर्थन करता है। हाँ, पाकिस्तान भी समर्थन करता है, सऊदी अरेबिया भी समर्थन करता है ईरान का। तो रशिया और चाइना का जो अधिकृत बयान है, वो बयान बड़ा आश्चर्यजनक है। उसने कहा है कि ईरान पर इजराइल की कार्रवाई की उन्होंने निंदा भी की है और ईरान की संप्रभुता पर हमला मानते हुए गंभीर परिणाम की चेतावनी भी दी है, और यही बात सऊदी अरब ने भी कही है। जी। दूसरी तरफ अमेरिका कल रात तक तो डिफेंसिव था, कल रात तक वो बोल रहा था कि इस मामले में हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सुबह तक मालूम पड़ा 1000 किलोमीटर इजराइल से अगर ईरान के अंदर जाके हवाई हमले करने पड़े हैं इजराइल को, तो बीच में उनको हवा में ही उनका ईंधन वगैरह देना पड़ा है, एयर टू एयर रिफ्यूअलिंग वो अमेरिका ने करवाया है। तो अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले, डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने एक तरह से ईरान को चेतावनी दी है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन हथियार बनाने वाला देश अमेरिका है, अमेरिका के हथियार इजराइल के पास हैं। कल रात में ईरान के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, उससे कई गुना बड़ा हमला अभी होने वाला है। ईरान को उन्होंने एक तरह से डराया है, धमकाया है, चेतावनी भी दी है। तो अब इसमें ये हुआ इसीलिए है क्योंकि एक तो IAEA का, जैसे मैंने कहा कि परमाणु संयंत्र की बात थी, परमाणु संवर्धन की बात थी, इजराइल को लगा कि ईरान बम बना लेगा। दूसरी बात यह है कि इजराइल ने एक मौका भी ताड़ा कि एक तरफ तो रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है, दूसरे तरफ अमेरिका व्यापार युद्ध में पूरी दुनिया के साथ फंसा हुआ है। तो मेरे ख्याल से इजराइल ने मौका ताड़ते हुए ये हमला किया है। लेकिन ये हमला ईरान के ऊपर, ये सही बात है कि ईरान के ऊपर, उसकी सैन्य नेतृत्व के ऊपर, उनकी सैन्य क्षमता के ऊपर हमला तो बहुत बड़ा है। लेकिन यहाँ पर समस्या यह है कि ईरान के साथ अगर चीन और रशिया जैसे देश ईरान का समर्थन कर रहे हैं और अगर इस युद्ध में वो गंभीर परिणाम की बात कर रहे हैं, तो कहीं अगर वो भी इसमें शामिल होने के बारे में सोचना शुरू करेंगे, तब ये एक बहुत बड़ी जटिल समस्या हो जाएगी। और ईरान तो ऐसे ही अपने आप में भी किसी न किसी तरह की जवाबी कार्रवाई तो वो करने का सोचेगा ही। तो ये थोड़ा सा मामला अब जटिल हो गया। इसीलिए आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में तेल की कीमतें भी कल से आज तक के बीच में करीब 8-10% तेल की कीमतें भी उछाल ले ली हैं। तो ये एक पूरी दुनिया के लिए एक, क्या कहते हैं, ईरान और इजराइल का जो संघर्ष शुरू हुआ है, ये एक ऐसी स्थिति की ओर ले जा रहा है जहां पर अनिश्चितता बढ़ती हुई दिख रही है। मेरे ख्याल से प्रभात राय जी इसको और अच्छे से, फॉरेन इशू के एक्सपर्ट हैं, वो इस चीज को और अच्छे से समझा देंगे। बिल्कुल, पूरी दुनिया के लिए जो पहले से ही ट्रेड वॉर और 2 युद्ध का सामना कर रही है, ये बिल्कुल एक गुड न्यूज़ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन को लेकर बहुत सारी जो बातें और दावे हो रहे हैं, इसको समझेंगे। हमारे साथ प्रभात राय भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी मैं, ताकि ब्रेक के बाद विस्तार से मैं डॉक्टर प्रभात राय की टिप्पणी अपने दर्शकों तक पहुँचा सकूँ कि ईरान अब बदला लेगा तो कैसे लेगा। और अब ये जो ईरान और इजराइल के बीच का सैन्य संघर्ष है, अमेरिका कल तक जो इनकार करता रहा कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, और अब जो है कहीं ना कहीं धमकी दे रहा है। चीन, रूस, पाकिस्तान, इनकी तरफ से जो निंदा सामने आई है, भारत ने कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच जो है डायलॉग्स की बात कही है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां दर्शाती हैं कि पूरी दुनिया में जो हालात है वो सही नहीं है, खास करके तब जब ट्रेड वॉर चल रहा है, 2 युद्ध पहले से चल रहे हैं। हालांकि ईरान पर आरोप लगातार लगता रहा है कि वो आतंकवाद का गढ़ है। तो इजराइल का दावा कि आतंकवाद के खिलाफ उसने बहुत बड़ा प्रहार किया है, इस दावे में कितना सच और परमाणु संपन्नता का जो खतरा इजराइल बता रहा था, इस खतरे में कितना जो है दम है,
तो प्रिएंटिव जो है ऑपरेशन बताया है इजराइल ने, यानी कि खतरे को भांपते हुए उसने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जो खतरे का उसको अंदेशा था ईरान की तरफ से। हालांकि ईरान ने इसे प्रोवोकेटिव और युद्ध जो है इसकी क्रिया बताई है। हालांकि ट्रंप लगातार दोहरी नीति और कहीं ना कहीं अब जो है उन्होंने अपना स्टैंड भी बदल लिया है। वो चाहते क्या हैं इसका भी स्पष्ट तरीके से पता नहीं चल सका है। हमारे साथ डॉक्टर प्रभात राय हैं। डॉक्टर प्रभात राय, क्या अब दुनिया ये समझे कि मध्य पूर्व में युद्ध का विस्तार हो चुका है? हालांकि पिछले साल भी अप्रैल के महीने में ईरान और इजराइल के बीच हमने देखा था कि कुछ समय के लिए सैन्य संघर्ष हुआ था, लेकिन फिर कहीं ना कहीं थोड़ी जो है शांति भी लौट आई थी। इस बार जो ऑपरेशन राइजिंग लायन को अंजाम दिया है इजराइल ने, इसे आप क्या युद्ध का विस्तार देखते हैं? देखिए, ऐसा है नेहा जी, बहुत ज्यादा विस्तार तो अभी नहीं होने वाला है जी। जिस तरह का नजारा आपने पिछले वर्ष अप्रैल में देखा था, तकरीबन तकरीबन वैसा ही नजारा है। उसी तरह के हमले हुए हैं छुटपुट। और देखिए, ये तो पहले भी सैन्य कमांडरों को इजराइल मारता रहा। ईरान के सैन्य कमांडर जो पहले भी मारे गए हैं, इस बार कुछ परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं, पहले ही मारे गए थे जी। तो इस तरह के आक्रमण तो एक दूसरे पर होते रहेंगे, लेकिन कोई निर्णायक युद्ध मध्य पूर्व में होने वाला है ऐसा मुझे प्रतीत अभी नहीं हो रहा जी। प्रोवोकेशन तो खैर हो रहा है, यकीनन हो रहा है, और कई बार ये छोटे मोटे प्रोवोकेशन भी बड़े युद्धों में बदल जाते हैं जी। लेकिन विश्व की परिस्थितियां ऐसी हैं कि देखिए, ईरान अभी बहुत अकेला है। चीन और रूस एक यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए हैं, जो उसके सबसे बड़े हिमायती हैं। वो इस समय फंसे हुए पूरी तरह से जी। और अमेरिका भी नहीं चाहता कि कोई इस तरह का अभी बड़ी लड़ाई हो। जब तक वो यूक्रेन की लड़ाई जारी है, तमाम हथियार गोला बारूद तो दे रहा है, वो पूरा का पूरा अभी तक दिया है उसने यूक्रेन को। नाटो का अभी भी वो मेंबर है, हालांकि यूरोप के साथ उसकी कुछ खटपट शुरू हो गई है ट्रंप साहब की। उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा अब दौलत देने वाला नहीं हूँ। तो दुनिया की जो हालात है वो अभी ऐसे नहीं है कि मध्य पूर्व में कोई बड़ा संघर्ष शुरू हो, क्योंकि दो बड़ी शक्तियां जो महाशक्तियां हैं दोनों तरफ, वो अभी दूसरे युद्धों में उलझी हुई। उनके लिए यूक्रेन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आपने देखा कि यूक्रेन के अंदर कितनी बड़ी वारदात हुई, अभी अभी आपने देखा। इस तरह से कई हजार किलोमीटर घुसकर यूक्रेनियों ने धावा बोला और 40 उनके बड़े परमाणु बम वर्षक विमान नष्ट कर दिए। इधर इन्होंने भी जबरदस्त हमले किए, कीव पर आपको मालूम 1500 से अधिक सैनिक मार दिए गए। तो अभी दुनिया का फोकस यूक्रेन और रशियन वार पर है। ये तो देखिए, लड़ाई बड़ी लंबी 70 साल पुरानी है और ये ऐसी चलती रहेगी। हमास को लेकर ये पूरा का पूरा मामला है। आप जानते हैं कि हमास और जो उसके जो हिमायती हूती में बैठे हैं जी, और लेबनान में, उनको ये निरंतर मदद दे रहे हैं यूक्रेन की लड़ाई के को छोड़ दें, हम एक तरफ, बिल्कुल एक तरफ फेंक दें। हम इसी लड़ाई पर फोकस करते हैं, गाजा की लड़ाई पर। जी। तो गाजा की लड़ाई में 50,000 उसने बेगुनाह लोगों को मार दिया नेतन्याहू ने। सारा विश्व उसकी निंदा कर रहा है। बिल्कुल। यूरोप में जो फिजाएं वो इजराइल के खिलाफ है। तो इजराइल के पक्ष में खाली एक देश नजर आता है, वो भी पूरी हिम्मत के साथ नहीं, पूरी खुलकर नहीं, वो भी इधर उधर का बहाना ढूंढ रहा। अमेरिका जिसको आप कहते हैं, कल तक वो कह रहा था मैं इस युद्ध में शामिल नहीं हूँ। तो बहुत बढ़िया, हमारे दूसरे साथी इन्होंने बताया कि किस तरह से वो जो विमानों को, एक मैं इनकी बात में करेक्शन करना चाहूंगा छोटा सा, तो ज्यादा बड़ा नहीं, वो जो दूरी है इजराइल और ईरान के बीच में, वो 1000 किलोमीटर नहीं है बल्कि 2100 किलोमीटर है। जी। बस जरा सा ये संशोधन है, इसमें भौगोलिक कोई विशेष बात नहीं है, हम भी रोज गलतियां करते हैं जी। तो ये करें। और 2100 किलोमीटर कुछ नहीं होता। ब्लास्टिक मिसाइल 3000 है ईरान के पास, 3000 ब्लास्टिक मिसाइल्स हैं। परमाणु कार्यक्रम करीब करीब मुकम्मल होने के मकाम पर है जी। उसी को निशाना बनाकर यह आक्रमण किया गया था। वो नहीं चाहता कि, सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि इजराइल बमों से लैस है, परमाणु बमों से जी, सब जानते हैं, भले वो जानकारी नहीं देता इस बात की। हमने भी बहुत दिनों तक नहीं दी थी, भारत के लोगों ने भी। आपको पता था हाइड्रोजन बम तो 1973 में हमने बना लिया था, इंदिरा गांधी जब थी, लेकिन जानकारी दी अटल बिहारी वाजपेयी ने। हम लोग तो परमाणु कार्य उनको शांतिपूर्ण कहते रहे ना। तो बहुत सारी बातें डिप्लोमेटिक वर्ड में नहीं उजागर की जाती, इजराइल ने भी आज तक नहीं की। लेकिन ईरान के पास भी बम करीब करीब तैयार है, हो सकता है बन भी गया हो।
जी यही कारण था कि अभी तत्काल हमला हुआ उन परमाणु संयंत्रों पर जहां पर केंद्र है उनके, वहीं पर वो कमांडर मारा भी गया। जी जो तो जो बिल्कुल सबसे बड़ा प्रभात कमांडर मारा गया है अभी, जी तो वो वहीं पर मारा गया है। और एक बड़े सलाहकार भी उनके हताहत हुए हैं, काफी उनको चोटें हो सर्वोच्च सकता है। नेता खामनेई के सलाहकार घायल हुए हैं। हाँ, घायल हुए और हो सकता है कि उनकी मौत भी हो जाए। वो बुरी तरह घायल हुए जैसी खबरें मिल रही हैं। जी अभी पुष्ट समाचार नहीं है, लेकिन अभी वो जिंदा है। तो ये भी हमला उसी तरह का है। ये बड़े युद्ध का मेरे को नहीं प्रतीत होता। हो सकता है कोई भी छोटा ठीक है। युद्ध कई बार ऐसे में वर्ल्ड एक वार आपने सवाल देखे हैं, एक सवाल जरा का घटनाओं से शुरू हो गई। जी प्रभात राय जी, एक सवाल का उत्तर मैं चाहूंगी, क्या वाकई जो परमाणु संयंत्र है इसको एक बड़ा नुकसान पहुंचाने में इजराइल सक्सेसफुल रहा है? ये माने हम, उसके दावे में कितनी सच्चाई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, परमाणु संयंत्रों को पहले भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है और अभी कोई ऐसी बड़ी खबर यहाँ पर पुष्ट नहीं है। देखिए, दावे तो सब बड़े बड़े करते हैं। हमने बड़े बड़े दावे किए पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ बड़े बड़े दावे किए। वार ऑफ प्रोपेगेंडा जो होती है, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, इतनी बड़ी जर्नलिस्ट है आप, कि वार ऑफ प्रोपेगेंडा जो है वो आधा झूठ होता है और आधा सच होता है। बड़ा चढ़ाकर हर हर जो युद्धरत शक्ति है वो अपना पैगाम दुनिया को देती है कि हमने ये मार लिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हम लोग भी करते रहे। बालाघाट में हमने जो है, आपको मालूम, पाकिस्तान में हमने पिछली बार कितना नुकसान किया था, इस बार कितना ज्यादा हमने नुकसान किया। लेकिन पाकिस्तान ने जो झूठ बोला वो भी सारी दुनिया जानती है इस बार, कि हमने ये शहर नष्ट कर दिया, हमने वहां बम गिरा दिए। तो अभी तक कोई पुष्ट समाचार नहीं है कि परमाणु संयंत्रों को कोई निर्णायक क्षति हुई है। कोई व्यक्ति की जरूर हुई है, सबसे बड़ा कमांडर का मारा जाना और उनके सलाहकार का घायल हो जाना बुरी तरह बड़ी क्षति है ईरान के लिए, एक नैतिक क्षति है बड़ी भारी। तभी ये बौखलाकर जो है हमारे अयातुल्ला साहब कहने कि हम बदला लेंगे, जबरदस्त बदला लेंगे, भुगतना पड़ेगा। जी तो मेरा कहने का मतलब ये कि अभी जो परिस्थिति है वैसी चलेगी जैसे पिछले वर्ष चली थी। बदला नहीं है, यानी अफ्रीका भी खुलकर नहीं आएगा तब तक इजराइल ईरान के विरुद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं छेड़ने वाला। अभी अमेरिका सब चाह रहा है, झिझक रहा है, एक तरफ हट रहा है। अभी वो बिजनेस के अंदर अपना फायदा चाहता है, वो युद्धों में अमेरिका नहीं उलझना चाहता। और इजराइल अमेरिका के बिना एक कदम नहीं बढ़ा सकता। आप जानते हैं, एक कदम। सर एक सवाल मैं ये भी लेना चाहूँ, 2023 से इजराइल गजा में हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है और बीच बीच में उसने कभी ईरान पर भी अटैक किया, यमन, लेबनान, बहुत सारे मुल्कों पर उसने अटैक किया। उसकी ताकत और उसकी सैनिक क्षमता पर मैं थोड़ी सी टिप्पणी लेना चाहूँगी। जिस तरीके से उसने ये प्रीएम्प्टिव ऑपरेशन को अंजाम दिया, इस पर आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए, ऐसा है कि इजराइल के पास करीब करीब लड़ाकू विमानों की एक बड़ी खेप है जी। फाइटर जेट्स उसके पास करीब करीब 350 है, 350 से भी ज्यादा हैं। और ईरान के पास उससे कम है फाइटर जेट्स। और नौसेना भी उसकी ज्यादा मजबूत है, आप जानते हैं अच्छी तरह, वो समुद्र तट पर ही है जी। ईरान की नौसेना काफी कमजोर है। दूसरी बात, जो उसका जो सैनिक है वो करीब करीब 70,000 80,000 सिर्फ माने गए हैं कुल मिलाकर, जबकि ईरान के पास करीब करीब उससे 2 गुनी सेना है, बल्कि 4 गुनी सेना है। से 6 लाख करीब जो है, समझिए कि करीब सैनिक ईरान के पास है। लेकिन अब जमाना वैसी लड़ाइयों का नहीं है, जमीनी लड़ाइयों का। अब जमाना हवाई लड़ाइयों का है, तकनीकी अब जमाना मिसाइल्स का है, अब जमाना ड्रोन्स का है। अब देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच में कितना हो रहा है सैनिक युद्ध, बहुत कम जी। ज्यादातर लड़ाइयां ड्रोन से और बैलिस्टिक मिसाइल से लड़ी जा रही है। तो उस तुलना में इजराइल ज्यादातर शक्तिशाली है ईरान से, यकीनन शक्तिशाली है। क्योंकि देखिए, अमेरिका जैसा एडवांस कंट्री उसको सीधे सीधे एकदम स्वचालित हथियारों के, एकदम आधुनिकतम हथियारों की मदद कर रहा है, बल्कि उपलब्ध करा रहा है उसे जी। इतने बढ़िया अभी तो हथियार यूक्रेन को भी नहीं दिए गए जितने इजराइल के पास है। लेकिन तो सैनिक शक्ति तो बहुत शक्तिशाली है, तभी वो इतना जबरदस्त मुकाबला कर रहा है। लेबनान में भी हुतियों का भी मुकाबला कर रहा है, इधर ईरान का भी मुकाबला कर रहा है, उधर हमास से भी लड़ रहा है। उधर उसने एक नया मोर्चा भी खोल दिया जो पीएलओ का है इलाका, वहां भी तो अब शुरू हो गया ना झगड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चारों तरफ लड़ रहा है इजराइल, लेकिन उसके पीछे जो सैन्य शक्ति की मदद है और मॉरल जो सपोर्ट है वो अमेरिका है। अपने आप में कुछ नहीं है इजराइल, कुछ भी नहीं है, बस उसके पास योद्धा है, शानदार योद्धा है जी, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बढ़िया उसकी इंटेलिजेंस है, इसमें कोई शक नहीं। फिजिकल पावर तो फिजिकल पावर ही है ना।
वो उसकी लिमिटेशन 1 करोड़ का कोई देश है, छोटा सा देश है। कहा बिल्कुल। ये 200 करोड़ मुसलमान एक तरफ है, सऊदी भी साथ है, अब तो पाकिस्तान भी बोल रहा है, जी। सारे के सारे मुस्लिम मुल्क, सीरिया, तमाम सारे के सारे मुल्क जो है उसके साथ खड़े हैं, ईरान के साथ। बिल्कुल। क्योंकि इट्स ए फैनेटिक क्वेश्चन, ये दोनों तरफ की धर्मांध लड़ाई है, दोनों धर्मांध देश है। नेतन्याहू को भी आप धर्मांध व्यक्ति माने, इधर आयतुल्लाह खुमैनी का जो कैरेक्टर है वो तो एकदम धर्मांध कैरेक्टर है, ये तो है ही फैनेटिक, एकदम फैनेटिक। बिल्कुल बिल्कुल, कट्टरपंथी विचारधाराओं की ये जो है लड़ाई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन एक बहुत ही ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ कि ट्रंप लगातार जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के दावे करते रहे तो उन्होंने एक बात कही कि उन्होंने 2 परमाणु हथियार संपन्न देशों में शांति कराई है, और ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों की रक्षा की है, लेकिन यही वो ट्रंप हैं जो ईरान के लिए अलग परमाणु हथियारों की जब बात करते हैं तो अलग वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और इजराइल के हमले को वो सपोर्ट करते हैं। तो फिर ये विरोधाभासी जो नीति है, दोहरी नीति है ट्रंप की, क्या ट्रंप भी लगातार एक्सपोज हो रहे हैं, और क्या नेताओं को अपने एक्सपोज होने का बुरा भी लगता है या फिर कुछ डर भी लगता है? ऐसा नज़र नहीं आता। दुनिया के तमाम जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो अपनी बात से पलटते हुए भी देखे गए हैं। तो कैसे बदला लेगा, कब बदला लेगा और कितना बड़ा बदला लेगा ईरान, इसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ लेकिन चिंता इस बात की भी है कि इन तमाम देशों में भारतीय नागरिक हैं, इनकी अच्छी खासी संख्या है, और वहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए सरकार की क्या तैयारियाँ हैं, इसको भी समझेंगे। लेकिन पहला सवाल मैं सिद्धार्थ शर्मा से समझना चाहूँगी। सिद्धार्थ जी, अमेरिका ने एक दिन पहले ही अपने नागरिकों को जगह खाली करने की बात कही थी, इराक से भी और कुवैत से भी। मैं समझना चाहती हूँ, क्या ईरान अपने जवाब में, जवाबी कार्रवाई के रूप में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये तो छोटा मोटा अभी ऑपरेशन था, इससे बड़े हमले के लिए भी ईरान को तैयार रहना चाहिए अगर उसने अपने परमाणु संवर्धन को जो है पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया, या फिर बंद नहीं कर दिया, या फिर अमेरिका के साथ समझौता नहीं कर लिया। जी जी हाँ, इसका एक संदर्भ है। संदर्भ ये है कि कल जो इजराइल ने हमला किया है ईरान पे, उसमें उसकी कितनी सामरिक संपत्ति नष्ट हुई है इस पर निर्भर करता है। क्योंकि किसी भी सेना के पास, किसी भी देश के पास 2 तरह की संपत्तियां होती हैं। एक सामरिक संपत्ति जो कि अंतिम अंतिम समय, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटेजिक एसेट्स कहा जाता है, वो अंतिम रूप में ब्रह्मास्त्र की तरह उसका इस्तेमाल होता है। और दूसरा कुछ होता है रणनीतिक संपत्ति होती है, मतलब आपके पास छोटे मोटे गोला बारूद, हवाई जहाज वगैरह जो होते हैं वो टैक्टिकल एसेट्स कहे जाते हैं। तो कल जो इजराइल ने हमला किया है ईरान पे, उसमें ईरान को कितनी सामरिक संपत्ति की हानि हुई है और कितनी रणनीतिक संपत्ति की हानि हुई है, उस पर निर्भर करता है कि ईरान कितना बड़ा जवाब देगा। अगर उनकी सामरिक संपत्ति नष्ट हुई है, स्ट्रेटेजिक एसेट्स नष्ट हुए हैं, तो उनका जवाब थोड़ा सा सोच समझ के धीरे से देंगे, क्योंकि उनके पास वो ब्रह्मास्त्र अब नहीं होगा। लेकिन अगर उनकी इजराइल के हमले में उनकी रणनीतिक चीजों की हानि हुई है, तो ईरान इस पर एक बहुत जबरदस्त कार्रवाई करने का, जवाबी हमला करने की कोशिश करेगा। और उसका एक थोड़ा सा, एक क्या कहते हैं, एक ट्रेलर के जैसा आजकल आज देखने को मिला है कि ईरान की ओर से बहुत सारे ड्रोन इजराइल की तरफ आए। ड्रोन इसीलिए, कभी भी हमला करने से पहले कोई भी देश ड्रोन भेजता है ताकि ड्रोन भेजने पर आपके जो एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम है, वो रेडार कहाँ है वो लाइट अप हो जाते हैं, आपको पता लग जाता है कि उनके रेडार कहाँ हैं। उसके बाद आप उन रेडारों को नष्ट करके उसके बाद उसके पीछे से तीसरी लहर में आप उस देश के ऊपर हमला करते हैं। क्योंकि कभी भी आप कुछ हमला करने जाते हैं तो उनके पास भी तो एक क्या कहते हैं, डिफेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम होता है। तो सबसे पहले एयर डिफेंस सिस्टम को डिसेबल करने के लिए इस तरह के ड्रोन भेजे जाते हैं। तो ईरान ड्रोन भेज रहा है, इसका मतलब है कि वो अगला कदम कुछ उठाने के बारे में सोच रहा है। लेकिन ये निर्भर करेगा कि उनकी कितनी सामरिक संपत्ति कल नष्ट हुई है। इसमें अमेरिका का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ट्रंप साहब, हमें पता है ट्रंप साहब उनका एक ही सिद्धांत है। उनका सिद्धांत मैं उसको नाम दिया हूं फायदावादी सिद्धांत। जहां भी फायदा दिखता है आप उधर चले जाओ, जहां नुकसान दिखता है वहां मत दिखो। तो ये ट्रंप साहब का एक फायदावादी सिद्धांत है। लेकिन दुनिया में एक नियम ऐसा धीरे धीरे बन गया है, या दुनिया में इस तरह की एक अपने आप में परंपरा बन गई है कि पाश्चात्य जितने भी देश हैं वो जाने अनजाने अमेरिका के लाइन पे चलते हैं, अमेरिका के नेतृत्व पर चलते हैं, और बाकी दुनिया के अधिकांश देश भी धीरे धीरे उसी लाइन पर चलना शुरू कर देते हैं। तो अमेरिका ने आतंकवाद की जो परिभाषा बनाई है
वो 3 श्रेणी में उसने बनाई है। उसका मानना है कि कुछ देश होते हैं उदार होते हैं, जैसे अल्बानिया जैसे देश हैं वो उदार देश हैं, इसीलिए वो अमेरिका उनको अपना दोस्त बना के नेटो का भी अंग बना लेता है। कुछ देशों को अमेरिका कट्टर मानता है, जैसे सऊदी अरब को वो कट्टर मानता है, तो उनको नेटो का अंग तो नहीं बनाता, लेकिन उनके साथ व्यापार धंधा पानी का संबंध रख लेता है। और तीसरी श्रेणी में अमेरिका कुछ देशों को बहुत बर्बर मानता है, जैसे तालिबान को मानता है, आईएसआईएस को मानता है, और वो मानता है कि ऐसे बर्बर देशों को दंड देना चाहिए। और ये तीनों देश मैंने जो नाम लिया, अल्बानिया, सऊदी अरब और आईएसआईएस या तालिबान, ये तीनों इस्लामिक देश ही हैं। तो इस्लामिक देशों को भी अमेरिका एक ही तराजू पर नहीं तोलता है, वो 3 अलग अलग तराजू पर तोलता है कि कौन उदार देश है, कौन कट्टर देश है और कौन बर्बर देश है। उदार देश को दोस्त बना लेगा, नेटो का अंग बना लेगा। जो कट्टर देश है उसको दोस्त भले नहीं बनाएगा, लेकिन उसके साथ व्यापारिक संबंध रखेगा, और सिर्फ बर्बर देश के साथ वो दंड देने का, क्या कहते हैं, युद्ध वगैरह करने का हथियारों का इस्तेमाल करता है। तो अमेरिका ने किया ये है कि ईरान को उसने एक आतंकवादी देश बहुत पहले से घोषित कर दिया है। इसीलिए भी आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में ईरान को, हालांकि चीन का समर्थन है, रशिया का समर्थन है, सऊदी अरब भी मतलब स्टेटमेंट में उनका समर्थन दे रहा है, लेकिन खुल के उनको इस युद्ध में किसी तरह के रसद देने का या हथियार देने की मदद दुनिया का कोई देश ईरान को नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल से ईरान को भी ये पता है, इसीलिए ईरान जो भी जवाबी कार्रवाई करेगा वो कार्रवाई बहुत नाप तोल के करेगा। वो ये देखेगा कि कल रात उसकी जो हानि हुई है वो ऊपरी सतही हानि है या गहरी हानि है। अगर वो सतही हानि है तो वो गहरी चीजों को धीरे से निकालेगा। और ये ध्यान में रखिएगा कि कितना भी अच्छा इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम हो, जैसे राय साहब ने कहा, ईरान के पास करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइल हैं और सैकड़ों क्रूज मिसाइल्स हैं। तो ये सैकड़ों क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल अगर ईरान लॉन्च करता है तो उसमें से अगर 1 दर्जन भी अगर आके इजराइल पर गिर जाते हैं तो इजराइल, जैसे राय साहब ने कहा, वो छोटा सा देश है, वहां पर हानि ज्यादा होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये अभी तक इस चीज का मतलब ये एक बहुत, क्या कहते हैं, एक नाजुक स्थिति में है। ये किस तरफ मोड़ लेगा, ये अंततोगत्वा किस तरफ मोड़ लेगा, ये पक्का कहना अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल। मैं एक सवाल प्रभात राय जी से समझना चाहूँ। प्रभात सर, आपने देखा होगा कि भारत सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ है जिसमें डायलॉग की और शांतिपूर्वक समाधान की बात कही गई है। अनकंडीशनल सपोर्ट इजराइल को नहीं है भारत का, आप ये मानेंगे? और जब भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तब इजराइल ही इकलौता देश था जिसने उसको पूरी तरह से साथ दिया था। अब इंडियन स्ट्रैटेजी या फिर जो आतंकवाद के खिलाफ पॉलिसी है उसे आप कहाँ देखते हैं? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी सवाल किया है। इंडियन कंटेक्स्ट में हम देखें तो हमारी रणनीति शुरू से ये रही है, राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। 1948 में जब इजराइल का उदय हुआ था तब से ही यूनाइटेड नेशंस ने 45% जमीन दी थी पैलेस्टीनियंस को और 55% दी थी यहूदियों को, मतलब जूस को, जिनको हम इजराइल के नाम से भी जानते हैं, उनके देश को। लेकिन इसका पालन नहीं हुआ। शुरू से ही पहले युद्ध में करीब जो है 48 के बाद एक युद्ध हुआ तुरंत बाद, और बहुत बड़ी जमीन उन्होंने हत्या ली। इनके बाद और फिर 3 युद्धों में करीब अपनी जमीन जो मिली थी उससे भी ज्यादा उन्होंने हत्या ली। या आप देखिए ऑफिशियली जो उनके पास थी, अब करीब 15% जमीन सिर्फ पैलेस्टीनियंस के पास है। अब भारत शुरू से कहता रहा है कि इनको भी निर्णय का अधिकार है, यूएन रिजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, पैलेस्टीनियंस को एक सॉवरेन कंट्री मिलना चाहिए। उस नीति में आज भी बदलाव नहीं है भारत की। भारत के दोनों मित्र हैं, ईरान भी कम बड़ा मित्र नहीं है। लेकिन चलिए आप देखें तो अभी इस युद्ध में भले ईरान ने खुलकर हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन मध्यस्थता की बात की। मैं मध्यस्थता करना चाहता हूँ दोनों देश के। उन्होंने पाकिस्तान का भी समर्थन नहीं किया, कभी नहीं किया ईरान ने। मुल्ला कंट्री होते हुए भी, इस्लामिक कंट्री होते हुए भी एक ऑफिशियली इस्लामिक कंट्री का समर्थन ईरान ने नहीं किया। यही रणनीति हमारी है, सदा से रही है। इजराइल हमारा चाहे जितना बड़ा दोस्त हो, खासतौर से जब ये हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार आई तो माना गया कि इजराइल से अब हमारी दोस्ती पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएगी। नरसिम्हा राव ने शुरू किया था डिप्लोमेटिक रिलेशंस, आपको याद होगा 1993। इसके बाद इजराइल के साथ हमारे अनेक महत्वपूर्ण मामलों में बहुत गहरा सहयोग है, इंटेलिजेंस में भी है।
बिल्कुल। मिलिट्री वेपन्स हम बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं इस समय मतलब इजराइल से, क्योंकि लेटेस्ट वेपन्स वो प्रोड्यूस भी करता है, उसके बाद बड़े साइंटिस्ट भी हैं, आप जानिए। जी। तो इसके बावजूद भी हमारी रणनीति बड़ी स्पष्ट है। हम ये कहते हैं कि दोनों को एक डिप्लोमेटिक वार्ता करनी चाहिए, लंबी वार्ता करनी चाहिए। जी। जब वियतनाम युद्ध हो रहा था तब भी डिप्लोमेटिक वार्ता जारी थी फ्रांस में, आपको याद होगा, इतना भयानक युद्ध था। तो जी। हमको कूटनीतिक वार्ताओं का अंत कभी नहीं करना चाहिए। देखिए हर बड़े युद्ध का हल कहाँ निकला है, आप तो इतिहास बहुत अच्छी तरह जानती हैं, जानकार हैं, वो कई बार आप बढ़िया रेफरेंस भी देती है मतलब हिस्ट्री के। जी। वो मेज पर ही होता है, कूटनीतिक मेज पर ही उसका जो हल निकाला जाता है। जी। जर्मनी भले ही हारा लेकिन नष्ट नहीं किया जा सका। बिल्कुल। जो 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 एक्सेस कंट्रीज थे वो आज मालूम चला कि वो जापान और जर्मनी तो उन विजेता देशों से आगे निकल गए। आज के दौर में देखिए तो आज भारत की हालत देखें यूरोप में। जी। जी। तो कोई देश नष्ट नहीं किया जा सकता। ये जो इनका पागलपन है दोनों का, कि ये कहते हैं कि हम उसको नष्ट कर देंगे इसराइल को, इसराइल कहता है हम इनको नष्ट कर देंगे उसको, ये एक बड़ी बेवकूफी से भरी बात है, अहंकार से भरी। बिल्कुल। दोनों को कहीं ना कहीं बैठकर इस समस्या का हल निकालना पड़ेगा, ईरान को भी और इजराइल को भी। और यही भारत की नीति है और हम इस पर अडिग हैं। हम दोनों को समझा भी सकते हैं। हमने यूक्रेन के बारे में भी यही नीति अपनाई थी। जब मोदी जी गए थे ट्रम्प साहब ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आप देखिएगा एक दिन हिंदुस्तानी हल निकालेगा इस समस्या का। जी। ये समस्या क्योंकि हम गहरे दोस्त हैं दोनों के, यूक्रेन के भी गहरे दोस्त हैं। अविश्वास करता है रूस अमेरिका पर पूरी तरह, अविश्वास, टोटल अविश्वास, लेकिन हमारा विश्वास करता है, हम भी विश्वास करते हैं। तो विश्वास से ही होता है डायलॉग कि भाई अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छा ही हल निकालेंगे, हमारा दोनों भला चाहते हैं। चलिए ये बड़ी अच्छी बात होगी जी। देखिए हमने क्यूबा संकट का हल निकाला, आपको याद होगा स्वेज कैनाल जो क्राइसिस था, इंडिया वाद, आप जानते हैं अच्छी तरह, हमारे सिद्धार्थ शर्मा को जरूर बहुत विस्तार से जानकारी होनी चाहिए इसकी, कि हमने दोनों समस्याओं को, विश्व समस्याओं का अपने शिरकत से, अपने पार्टिसिपेशन से हल निकाला और सफल हल निकाला। तो आगे भी आप ये सोचे, अब युद्ध कोई, सही का मोदी जी का मैं इस बात में समर्थक हूँ, उन्होंने कहा युद्ध इस दौर की जरूरत नहीं है। इस दौर की जरूरत है मित्रता, सहयोग, विकास, मोहब्बत, भाईचारा। लेकिन वो तो जो पागल देश है पाकिस्तान के जैसे, और ये दोनों जैसे देश जो धर्मांध लोग पागल ही होते हैं ना, हम तो अर्धउन्मादी कहते हैं उनको, वो उनको अपना उन्माद छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो दोनों नष्ट हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाता है। ये मत समझिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खाली जर्मनी नष्ट हुआ, इंग्लैंड भी नष्ट हो गया था। बिल्कुल। बहुत ही अभी दुनिया के सामने बहुत ही एक दिलचस्प स्थिति है, जब आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल चलाता है, ईरान पर हमले करता है, उसके सैन्य नेतृत्व को ख़त्म करने की बात करता है, ईरान की तरफ से पुष्टि भी आ जाती है। लेकिन वही एक दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है, जहां पर आतंकवाद का समर्थन वित्त पोषण चल रहा है, लेकिन वहां के जो आर्मी चीफ है वो अमेरिका में आर्मी के सेलिब्रेशन में उपस्थित हैं। उनको न्योता दिया गया है, 14 जून को वो वहाँ पर उपस्थित होंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तरफ अमेरिका एक तरह के आतंकवाद का विरोध करता है और दूसरे पाकिस्तान में जो आतंकवाद है उस पर अनदेखा अनसुना वाला जो है पॉलिसी अडॉप्ट करता है। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल के हमले का ईरान कैसे बदला लेगा, या फिर ये जो आतंकवाद के खिलाफ युद्ध इजराइल ने जो दावा किया है कि वो लगातार इसको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, निर्णायक रूप में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ये आतंकवाद के खिलाफ जो है उसका एक निर्णायक युद्ध साबित होगा। लेकिन भारत भी एक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और अभियान चला रहा है, लेकिन उसकी पूरी दुनिया में जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है अटेंशन नहीं मिल पा रहा है। जबकि भारत के जो सांसदों का डेलीगेशन है वो कई देशों का भ्रमण करके लौट भी आया है। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा लगातार जुड़े हुए। सिद्धार्थ जी, जब एक देश दूसरे देश पर किसी आरोप के तहत हमला करता है तो कहीं ना कहीं स्पष्टता, पॉलिसी या फिर जो ऑपरेशन है इसमें क्लैरिटी की बहुत ज़रूरी हो जाती है। ऑपरेशन राइजिंग लायन और ऑपरेशन सिंदूर दोनों को ही जो है इस वक्त काफ़ी तौला जा रहा है। दोनों में बहुत सारी जो है एक बराबरी तुलना करने की कोशिश की जा रही है। क्या आप भी इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? बहुत सारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर में जो पॉलिटिकल नैरेटिव है
या फिर लीडरशिप है, उस पर सवाल उठा रहे हैं सिद्धार्थ जी। जी हाँ, जैसे ऑपरेशन सिंदूर और ये जो इजराइल का ऑपरेशन है, इसमें एक अंतर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सैनिक रूप से दोनों में काफी समानताएं हैं। जी सैनिक रूप से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने भी पाकिस्तान में पहले आतंकवादी ठिकानों को, उसके बाद सैन्य ठिकानों को बहुत सही सटीक रूप से हमला किया था, बहुत दूर से हमला किया था, वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। चाहे वो हमारे हवाई जहाज के मिसाइल हो या लैंड बेस्ड या कोई भी मिसाइल हो, बहुत अच्छा, बहुत सोची समझी और सटीक हथियारों का उपयोग किया था। और जी। देखने से ऐसा लग रहा है, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने भी कल रात में ईरान के ऊपर इसी तरह की चीज की। लेकिन सामरिक दृष्टि से देखिए तो दोनों में काफी अंतर है। भारत जिस दिन से कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर, दुनिया का एक भी देश, इजराइल को छोड़ के एक भी देश भारत का समर्थन नहीं कर रहा था कि आपने ये ठीक किया है। जबकि यहाँ पर इजराइल ने ये ठीक किया और आगे भी ऐसा करेगा, ऐसे कहने वाले कई सारे देश अब सामने आ गए हैं। जैसे मैंने बताया कि ट्रंप साहब खुद आ गए हैं, तो ये एक अंतर आ गया है कि ऑपरेशन सिंदूर और ये जो इजराइल का ऑपरेशन ईरान के खिलाफ है, इसमें ऑपरेशन सिंदूर भारत जब कर रहा था तो दुनिया के सारे देश एक ही तरफ से बोल रहे थे कि नहीं नहीं, दोनों को शांति कर लेनी चाहिए, दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, संघर्ष नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ट्रंप साहब तो अमेरिका कह रहा है कि बिल्कुल ठीक किया है, और ईरान अगर बात नहीं मानेगा तो और हम ज्यादा करने वाला है इजराइल। तो यहाँ पर ये एक आपको अंतरराष्ट्रीय समर्थन में अंतर दिख रहा है। वो इसीलिए दिख रहा है मेरे ख्याल से क्योंकि भारत की वर्तमान सरकार थोड़ी बहुत अपने आप को उसने धर्म संकट में फंसा लिया है, न इधर के हैं न उधर के हैं, क्योंकि भारत हथियारों के मामले पर इजराइल पर बहुत निर्भर है, हमें पता है। दूसरी तरफ भारत के प्रधान जी जो 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ते हैं, या आप और मैं जिस कार या स्कूटर में चलते हैं, उसमें तो मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों से पेट्रोल आ जाता है, तो आप दोनों के ऊपर निर्भर है। और यहाँ पर जो युद्ध हो रहा है, ये मध्य पूर्व का, जो ईरान कहता है कि मध्य पूर्व का जो इस्लामिक संस्कृति है हम उसके संवाहक हैं, और उस तरफ इजराइल कह रहा है कि हम यहूदी धर्म के, हम यहूदी संस्कृति के हम संवाहक है। दो संस्कृतियों का टकराव है, और भारत क्योंकि इन दोनों संस्कृतियों से किसी न किसी तरह से संबंधित है, वो इजराइल से हथियार लेता है और ईरान से और सऊदी अरब से तेल लेता है, तो वो न तो इस तरफ जा पा रहा है न तो उस तरफ जा रहा है। इसीलिए भारत आज दो पाटन के बीच में फंसा है, वो स्पष्ट स्टैंड नहीं ले पा रहा है। इसीलिए यूक्रेन रशिया युद्ध हो या इजराइल ईरान युद्ध हो, दोनों संघर्षों में भारत का कोई रोल नहीं रहा है, वो एक तरह से अप्रासंगिक है, क्योंकि भारत बात तो सही कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सही बात भारत किसी से मनवा नहीं पा रहा है। एक उदाहरण के लिए बताता हूँ, मेरे घर में छोटा बच्चा है, उसको पढ़ाई करनी होती है, लेकिन वो फोन पे रहता है। हम उसको समझाते तो हैं कि बच्चे बेटा फोन पर कम रहो, थोड़ा पढ़ाई करो, लेकिन वो अगर बात नहीं माना तो मुझे किसी न किसी तरीके से उसको मनवाना पड़ेगा ताकि वो फोन छोड़े और पढ़ाई शुरू करे और अंत में क्लास में नंबर अच्छा लाए। तो भारत बात तो सही कर रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन सही बात वो मनवा नहीं पा रहा है। भारत पहले खेमे में है, मेरे ख्याल से आज दूसरे खेमे में भारत नहीं है। भारत किसी से अपनी बात मनवा नहीं पा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, मैं सवाल अब अगला प्रभात जी से लेना चाहूंगी। प्रभात सर, भारत पाकिस्तान को तो हाइफेनेटेड कर दिया गया, एक ही जो है बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया दुनिया के तमाम मुल्कों ने, अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने, लेकिन जब बात ईरान और इजराइल की आती है तो कहीं ना कहीं आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया के सुर मिलने लगते हैं। अगर मैं चीन, रशिया और सऊदी अरब, पाकिस्तान जैसे देशों का नाम ना इसमें जोड़ूं तो कहीं ना कहीं दुनिया का जो झुकाव है वो इजराइल की तरफ देखने को मिलता है, खास करके जब ईरान की बात आती है। लेकिन क्या बात है कि यही आतंकवाद, यही वित्त पोषण आतंकवाद का पाकिस्तान जैसा देश, जिसकी अर्थव्यवस्था भी बुरी तरीके से बुरे हालात का सामना कर रही है, वर्ल्ड बैंक से बार बार लोन मिल रहा है, IMF की जो है उसको मिल जाती है बैसाखी, लेकिन फिर भी आतंकवाद पर ये दोहरा चरित्र दुनिया का, भारत अलग थलग पड़ रहा है। क्या भारत की पॉलिसी को रीशेप किए जाने की जरूरत है? यू आर द थिंक टैंक ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। देखिए, ऐसा है नेहा जी, भारत के बारे में जो नीति अमेरिका द्वारा अपनाई गई वो एकदम, ये उन्होंने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया था, वो फायदा जी ट्रंप के लिए। हमारे सिद्धार्थ शर्मा ने बहुत ही सटीक शब्द इस्तेमाल किया, पहली बार मैंने ये शब्द सुना। ये अपॉर्चुनिज्म है। तालिबान को किसने खड़ा किया? भले याद आप तालिबान के दुश्मन बन गए, अभी सीरिया के अंदर जो प्रेसिडेंट बना, तख्ता उलटकर हाफिज अल सईद का, वो शख्स पर खुद अमेरिका ने
कई करोड़ का इनाम रखा था, 1 आध करोड़ नहीं, 5 करोड़ रुपया। अब वो उससे मिलने गए हमारे ट्रम्प साहब। ये है दोगलापन, ये है दोगली नीति। जी। गुड तालिबान और बैड तालिबान, गुड टेररिज्म और गुड बैड टेररिज्म। पाकिस्तान का अब टेररिज्म गुड टेररिज्म हो गया, क्योंकि एक शख्स को उन्होंने जिसने अफगानिस्तान पर हमला किया था ना, इनकी फौज के लोगों पर, उसको पकड़ के शरीफुल्लाह को पकड़ा दिया अमेरिका का। तो एक घटना से तो ये बड़े खुश हो गए और इन्होंने अपना अलाप शुरू कर दिया। लेकिन ये भूल गए ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला था सबसे बड़ा हत्यारा। न्यूयॉर्क ट्रेड सेंटर पर हजारों लोग मार दिए थे, ध्वस्त कर दिया था, वो कहाँ मिला था जी। वो मिलिट्री बेस में मिला था। आज भी कितने टेररिस्ट मिलिट्री बेस में छुपे हैं जी। ये अमेरिका है, इससे ज्यादा दोगला और खासतौर से ट्रम्प जैसा झूठा शख्स इतिहास में कभी कभी जन्म लेता है। एक बार न्यूयॉर्क टाइम्स का आपको हवाला दूं, मैं भी जुड़ा हूं सब बात से थोड़ा बहुत। उन्होंने एक लिस्ट निकाली कितनी बार झूठ बोले ट्रम्प साहब ने, 1 घंटे में कितनी बार झूठ बोले। हमारे मोदी साहब को ये बात कही जाती है कि बहुत झूठ बोलते हैं, लेकिन मोदी तो कहीं भी नहीं है झूठ बोलने में ट्रम्प साहब के सामने। ये ट्रम्प साहब ने इतिहास बनाया झूठ बोलने का और दोगलेपन का। ये डबल स्टैंडर्ड ज्यादा चलने वाला नहीं है, दुनिया एक्सपोज हो चुकी है। आज यूरोप में जितना जोश अमेरिका के विरुद्ध है, अब अंदाजा नहीं लगा सकते हम, हमें भी अंदाजा नहीं था मेरे वहां पर बैठकर भारत में। यहाँ अगर पता लगा इस तरह से नाटो से इन्होंने दगा किया है जी। पहले इन्होंने दगा दिया नाटो को, अब नाटो के सर्वर बनाई है तो कहते हैं हम आपको पैसा नहीं देंगे। तो बयान बदलते हैं, कहते हैं हमने भारत के बीच युद्ध ऐलान करा दिया, फिर कहते हैं मैंने नहीं किया। तो आप देखिए कोई विश्वास करने लायक व्यक्ति है वो। और टेररिज्म जो इनकी डबल पॉलिसी है वो तो बड़ी खतरनाक है। ये इनके लिए विनाशकारी है, क्योंकि ये टेररिस्ट पहले पालते हैं। आईएस को किसने पाला? बिल क्लिंटन ने पाला, अच्छी तरह जानती है, हम एक बार बात भी कर चुके हैं इस विषय जी जी। आईएस को अल बगदादी को किसने हथियार दिए थे सीरिया के खिलाफ? ऐसे में बार बार एक बहस चलती है कि भारत को अपनी विदेश नीति या फिर जो डिप्लोमेसी है इसमें बदलाव करना चाहिए। क्या भारत को अकेले ही, जैसा नेहरू के ज़माने से चला आ रहा था, नॉन अलाइनमेंट पर चलना चाहिए या फिर मल्टी अलाइनमेंट पे? मल्टी अलाइनमेंट कहाँ पर देख रहे हैं, नॉन अलाइनमेंट कहाँ देख रहे हैं इस वक्त, जहाँ आतंकवाद के जो है 2 चरित्र दिख रहे हैं, एक गुड टेररिज्म, एक बैड टेररिज्म, और अमेरिका पश्चिमी देशों का जो ये रवैया है, ये कब तक भारत बर्दाश्त करेगा? ये तो करना ही पड़ेगा। हम लोग अपनी रणनीति पर अडिग रहेंगे जी। भारत इस रणनीति को पिछले 10 वर्षों में भी नहीं बदल सका। इस सरकार को, इस हुकूमत को, हमारी जो आज वर्तमान में राइटिस्ट गवर्नमेंट कहा जाता है, दक्षिणपंथी हिंदुत्व वाली सरकार जी कहा जाता है, नहीं कहा जाता है जी, बाय कैरेक्टर। ऐसा नहीं कि दावा नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन इसका चरित्र ये नहीं बदल सकी। और कौन बदलेगा? इससे तो था बड़ा, इजराइल के तो बड़ा गुणगान करते थे, लेकिन फिलिस्तीन का भी दौरा किया ना जब इजराइल गए थे प्रधानमंत्री हमारे, पहला प्रधानमंत्री 2017 में इजराइल गया, तो वो उधर भी तो गया, दूसरी तरफ भी तो। बिल्कुल, ये नहीं खाली इजराइल से चले आए। हमारे प्रधानमंत्री तो पाकिस्तान भी गए, लेकिन उसका अंजाम कुछ नहीं निकला जी। नहीं, भले ही ना निकला हो, देखिए हमारी कोशिश है। देखिए परिणाम तो किसी चीज का भी नहीं निकल रहा आज। परिणाम तो सारे प्रयास जो है विध्वंस की ओर हमें ले जा रहे हैं। दुनिया टू पोलर वर्ल्ड होकर 3rd वर्ल्ड वॉर के कगार पर बैठी है, तो क्या दुनिया को नष्ट होने दें हम कोशिश करेंगे कि बच जाए। परमाणु बम सबके पास है, हमारे पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, फ्रांस के पास भी है, तो चीन के पास भी है। तो परमाणु बम चला दें क्या? ये बताइए आप मुझे, क्या नीति होगी दुनिया को बचाने की? दुनिया को बचाने की सिर्फ एक नीति है कि युद्ध की जगह बातचीत की जाए, मामला हल किया जाए। आखिर में भी तो बात होनी है, पहले करनी जाए। तो फिर पाकिस्तान के साथ बातचीत का सवाल उठ जाता है, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए समाप्त करना पड़ेगा। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सिद्धार्थ जी, आपका भी, और डॉक्टर प्रभात राय आपका भी आभार कि आपने वक्त दिया स्ट्रेट टॉक के मन से जुड़े। दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आपका ये जो आतंकवाद को लेकर एक दोहरी पॉलिसी दुनिया भर के देशों की दिखती है, इस पर क्या सोचना है आप हमसे शेयर करें। info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी लिखकर भेज सकते हैं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।